जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों बात करूंगा हेडलाइंस की। 8वां वेतन आयोग पहली मीटिंग के लिए लेटर जारी। क्या होगा एजेंडा, और एजेंडा होगा क्या पेंशनर्स को दायरे से बाहर रखा गया है, क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जो मांगे रखी गई हैं वो मांगी गई है ना मांगी गई। तो जेसीएम स्टाफ साइड अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। शिव गोपाल मिश्रा जी को सुनिए, साथ ही मैं जो कैबिनेट सचिव को लेटर लिखा था उसमें क्या क्या उन्होंने लिखा इसके बारे में बात करेंगे। और खुशी की बात, जंतर मंतर पर कल का धरना सफल रहा, सरकार ने बुलाया। आइए हम करते हैं बात। पहली बार आप देख सकते हो 9 तारीख को धरना और 11 तारीख को बात के लिए बुलाया गया। कभी फौजियों के साथ ऐसा हुआ, और यह धरना भी पुरानी पेंशन और 8वें वेतन आयोग के लेकर के किया जा रहा था, और अगुवाई कर रहे थे डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल। बहुत अच्छी बात है। और रक्षा मंत्री जी की घोषणा, कहा कि बिहार को मिलेगी डिफेंस की सौगात। और दोस्तों मैं आपके सामने आज 2 वीडियो रखूंगा। ये दोनों वीडियो ऐसे हैं कि जनता जाग चुकी है। जनता अब नेताओं से किस तरह सवाल करती है, अब नेता को ऊपर नीचे समझ में नहीं आ रहा है हम क्या जवाब दें, ये बहुत जरूरी। तो खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूं 8वें वेतन आयोग का वो लेटर जो पहली बार निकला है। लिखा है शिव गोपाल मिश्रा जी, कॉल फॉलोइंग द गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ 8 सीपीसी कमीशंस। उन्होंने कहा जेसीएम हैज स्टार्टेड इट्स वर्क। ए मीटिंग ऑफ जेसीएम मेंबर शेड्यूल ऑन 15 नवंबर टू डिस्कस की इशू कंसर्निंग द 8 सीपीसी। आप देख सकते हो नेशनल काउंसिलिंग स्टाफ ने एक लेटर जारी किया है 7 नवंबर 2025 को, और उन्होंने अपने सभी सहयोगियों को बुलाया है कि 15/11/2025 को 11 बजे सेक्रेटरीट ऑफ नेशनल काउंसिलिंग स्टाफ साइड की मीटिंग फिरोज शाह रोड न्यू दिल्ली में की जाएगी। कहा है कि एज यू अवेयर दैट द नोटिफिकेशन रिगार्डिंग फॉर्मेशन 8th पे कमीशन हैज बीन इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी अधिसूचना जारी हो गई है, आयोग की घोषणा हो गई है। अब इनके सामने अपनी बातें रखना है, इसके लिए पहले इंटरनल मीटिंग कर रहे हैं। और ये इसके पहले भी डीओपीटी से इनकी मीटिंग हो चुकी है, और इनकी अगुवाई कर रहे थे शिव गोपाल मिश्रा जी। कल वो झांसी में कह रहे थे 8वें वेतन आयोग को लेकर के हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, और फाइनल मीटिंग का उन्होंने हवाला दिया। इसको पूरी ताकत से हमको काम करना है। बाकी 8वां वेतन आयोग बैठ गया है, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी 13 तारीख को कार्डर रिस्ट्रक्चरिंग की मीटिंग है, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि सारी की सारी जो पोस्टें हैं, जैसे हम लोगों ने कहा था वह रनिंग स्टाफ को आज 4600 का ग्रेड पे दो, बाकी CLI वगैरह को 4800 का दो, जो हमारे टेक्नीशियन हैं उनको 4600 का ग्रेड पे दो, हमारे जो टैगमैन है उनको 4200 का पॉइंट्समैन को कि हम 15 तारीख को अपना फाइनल ड्राफ्ट तैयार करेंगे। और उन्होंने उसमें प्रमुखतः जो कैबिनेट सचिव को चिट्ठी लिखी, उसमें जो मांगे रखी वो आप देख सकते हो। लेटर में आपके सामने रख रहा हूं। द कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन, आप समझ सकते हो बहुत बड़े, मतलब सबसे बड़े नौकरशाह, इनके सामने चिट्ठी लिखी गई थी। लिखा था रिक्वेस्ट फॉर सर्कुलेशन ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द सेंट्रल पे कमीशन। 3 मांगे थी। सबसे पहले के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जो हमने सुझाव दिए हैं उसको आप सर्कुलेट करिए, और सर्कुलेट करने पर उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखी थी जो मेंशन करना है, उसमें लिखा है क्लैरिफाई थ्रू फॉर्मल डायरेक्टिव दैट द बेनिफिट ऑफ पे फिक्सेशन एंड रिवीजन अंडर द 8th पे कमीशन शैल आल्सो बी एक्सटेंड टू ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स देयरबाय रिमूविंग डाउट एंड इंश्योरिंग। उन्होंने कहा है पार्शली एंड फेयरनेस इन ट्रीटमेंट। उन्होंने कहा यह शंका का समाधान किए और अपनी अधिसूचना में शामिल करिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने पेंशन हैं उन्हें 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। वो इसमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। यह चिंता का सबब बन गया, और लगातार बड़ी बड़ी लॉबी माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लगातार चिट्ठी लिख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आप इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन डालिए। दोस्तों जैसा कि फाइनेंशियल बिल के बाद बहुत सारे सवाल उसमें उठाए गए थे, और ये राज्यसभा में उठाए गए, लोकसभा में उठाए गए। उन्होंने सीधा स्पष्ट किया था कि 8वें वेतन आयोग का लाभ सभी को मिलेगा, लेकिन नेताओं की बात पर कौन करेगा भरोसा। अब 15 तारीख को इन्होंने कहा है कि हम टर्म्स ऑफ रेफरेंस और क्या होगा फिटमेंट फैक्टर, इसके लिए अपनी पूरी तैयारी की एक मीटिंग कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने जितने भी सहयोगी हैं जेसीएम स्टाफ साइड के, उनके लिए पत्र जारी कर दिया। तो 15 तारीख को फाइनल होगा। और अब शिव गोपाल मिश्रा जी का जहां स्वागत हो रहा है, और 8वें वेतन आयोग को लेकर रेलवे अपने यूनियंस को लेकर वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए।
हाँ जी दोस्तों, अब मैं बात करूंगा बड़ी खुशखबरी। जंतर मंतर पर कल धरना प्रदर्शन था और धरना किस लिए था? इसलिए था कि ओपीएस यानी पेंशन को लेकर के था। धरना इसलिए था कि कर्मचारियों की मांगों की अनसुनी करी जा रही। सरकार एक तरफा फैसला लेती है। मोदी जी ओपीएस बहाल करो, मोदी जी ओपीएस बहाल करो, मोदी जी ओपीएस बहाल करो। मैं फिर से आप मंच के सभी साथियों से आग्रह करता हूं कि कृपया मंच की गरिमा को बनाए रखें और आप जहां कहीं भी हैं, कोई हिलेगा डुलेगा नहीं। मंजूर है ना? आंदोलन की आवाज वहां तक पहुंच रही है तो इसका मतलब है कि वो माननीय मोदी जी तक पहुंच रही है। पीछे चलो भैया, पीछे चलो, मत कुर्सी पर खड़ा रहो। पहुंच रही है वहां तक। चलिए भैया, भैया, भैया। आखिरी वाले हाथ उठा के बताएं, आवाज कहां तक? भाई साहब, दोनों हाथ उठा के बताएं, सभी लोग, दोनों हाथ उठा के बताएं, मेरी आवाज कहां तक? मेरी आवाज कहां तक? मोदी तक, मोदी तक, मोदी तक, दिल्ली तक, कश्मीर तक, कन्याकुमारी तक, अरुणाचल तक, गुजरात तक। ये पेंशन विहीनों की आवाज है। नवंबर महीने में सर्दी की शुरुआत हो रही है, लोगों को गर्मी लगने लगी है। लग रही है ना? लग रही है। भैया बोलो चलो। पेंशन विहीनों ने गर्मी पैदा कर दी ना? कर दी। आज यहाँ कश्मीर भी मौजूद है? हाथ उठा दे, कश्मीर वाले हाथ उठा दे। आज यहाँ कन्याकुमारी, केरल भी मौजूद है। अभी दादा कहाँ गए केरल वाले? वो भी मौजूद है। अरुणाचल वाले, गुजरात वाले। धरना इसलिए था कि 8वें वेतन आयोग को लेकर जो लेट लतीफी हो रही है, पेंशनर्स को बाहर किया जा रहा, इसको लेकर था। और कौन आया था? पूरे देश के, आप समझ सकते हो, ईस्टर्न से लगाकर नॉर्दर्न, साउथ से लगाकर आप साउथ से नॉर्थ वेस्ट, हर चारों साइड के लोग आए थे। और वहां पर जंतर मंतर पर भीड़ इकट्ठी हुई और वहां पर डॉक्टर मंजीत पटेल है जो इसके अध्यक्ष अगुवाई कर रहे थे। 1 साल की लगभग मेहनत है ये, लगातार पूरे देश में जाकर के विजिट कर रहे थे, सभी संगठनों से मिल रहे थे, बता रहे थे आखिर पुरानी पेंशन के बाद एनपीएस और एनपी के बाद यूपीएस आई है, इसमें हमें क्या नुकसान है, इसमें क्या हम संशोधन करा सकते हैं, ओपीएस को लेकर के सरकार के ऊपर हम किस तरह दबाव बनाना है। लगातार ये मीटिंग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि ये कर्मचारी हैं। भरत पटेल संघर्ष करो, मंजीत पटेल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मध्य प्रदेश जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। क्रांति भैया, उनको सीधे मंच पे लेकर के आए प्लीज। और ये सारे लोग लाइव तैयार हैं? लाइव के लिए तैयार हैं सारे लोग? अगर प्रधानमंत्री जी तक अपनी आवाज पहुंचानी है तो फेसबुक को सारे लोग आज लाइव कर लो, सब लोग लाइव कर लो, एक साथ दिखाइए। बात कहूँ मैं आगे। अपना कैमरा और फेसबुक को लाइव कीजिए। साथ हमारे दिल्ली के दो पेंशन योद्धा मौजूद हैं, भाई विनोद यादव जी, भाई आकिल अख्तर जी। इनका नाम विनोद नहीं, अब आकिल अख्तर नहीं, इनका नाम है पेंशन योद्धा भाई भरत पटेल। हमारे भरत नहीं है, भारत है, भारत। हमारे जेपी भाई, हमारे आंदोलन के जेपी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम लोग जो भी बात कहेंगे वो भारत की सरकार से कहेंगे, भारत की किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं कहेंगे। मंजूर है? हमें आलोचना करनी होगी तो हम सरकार की करेंगे, हमें किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। मंजूर है? आज हम पेंशन की डिमांड करेंगे तो भारत की सरकार से करेंगे, किसी पार्टी के बस की बात नहीं, किसी पार्टी की औकात नहीं। आज हम पुरानी पेंशन के अलावा अगर पे कमीशन को समय से लागू करो इसकी बात करेंगे तो भारत की सरकार और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे। गलत या सही? गलत या सही? क्या बीजेपी की जेब में है पेंशन? नहीं।
क्या सपा की जेब में है पेंशन? नहीं। क्या बसपा की जेब में है पेंशन? नहीं। क्या बसपा की जेब में है पेंशन? नहीं। क्या कांग्रेस की जेब में है पेंशन? नहीं। फिर मेरी आवाज कहाँ तक? मोदी तक, दिल्ली तक, कश्मीर तक, कन्याकुमारी तक, अरुणाचल तक, गुजरात तक। ये पेंशन विहीनों की आवाज है। नवंबर महीने में सर्दी की शुरुआत हो रही है। लोगों को गर्मी लगने लगी है। लग रही है ना? लग रही है। पेंशन विहीनों ने गर्मी पैदा कर दी ना? कर दी। आज यहाँ कश्मीर भी मौजूद है। हाथ उठा दे कश्मीर वाले, हाथ उठा दे। आज यहाँ कन्याकुमारी केरल भी मौजूद है। अभी दादा कहाँ गए केरल वाले? वो भी मौजूद है। अरुणाचल वाले, गुजरात वाले, दिल्ली वाले कहाँ है? आप बता दो। दिल्ली वाले, चंडीगढ़ वाले, ये लो लाइव चल रहा है। हाँ। एमपी वाले, दोबारा बोल दो, एमपी वाले। और क्या बात है, एमपी से गिराने आ गए हैं। एमपी वाले, मोदी जी सुन लो, एक दिल दिल्ली में और दूसरा दिल चल रहा है। एक दिल दिल्ली में, दूसरा दिल आ गया यहाँ पे। यहाँ से गया तो सांसें ऐसे ऐसे हो जाएंगी, सांसें चलनी मुश्किल हो जाएंगी कि नहीं? एक बात आपको बता दूं कि बड़े भाई भरत पटेल ने भी वो बात आपको बताई है। आप चाहे जितना चीख लो, चिल्ला लो, शोर मचा लो, लेकिन अगर आप वार्ता तक नहीं। और कर्मचारियों के पास यूनियन है। यूनियन की ताकत देख सकते हो कितनी होती है। रजिस्टर्ड यूनियन की ताकत ये होती है कि दिल्ली में एक दिन में सरकार ने ये जवाब दिया। जब मेरी कल बात हुई तो उन्होंने बोला देश से हजारों कर्मचारी आज हमारे आह्वान पर जंतर मंतर दिल्ली धरने में शामिल हुए। भारत सरकार द्वारा 11 नवंबर को मिलने हेतु आमंत्रित कर दिया गया है। सादर डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन। अभी आप देख सकते हो जैसे मेरी बात होती है, मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं। और जबरदस्त ये होता है एक तरीका। और वहां पर 9 और 11 यानी कल मीटिंग के लिए बुला लिया है कि आगे क्या होगा। ये बड़ी जीत है, मैं कहूंगा उनकी जितनी कोशिश है वो कामयाब हुई। अब आगे क्या होता है, धीरे धीरे लड़ाई जारी रहेगी। तो दोस्तों ये थी बात। अब मैं बात करूंगा, रक्षा मंत्री जी ने घोषणा की है कि उन्होंने कहा है कि सेना के साथ जितने संबंधित इक्विपमेंट हैं, चाहे वो गन्स हैं, चाहे उसके बॉम्ब्स हैं, गोले हैं, मिसाइल हैं, आप बिहार की धरती पे बनेंगे। यानी उन्होंने डिफेंस कॉरिडोर की बात की। मैं देश का रक्षा मंत्री हूं। मुझे जानकर खुशी हुई कि यहां के घोषणा पत्र में यह कहा गया है बिहार में डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। डिफेंस कॉरिडोर का मतलब यह होता है बिहार की धरती पर ही तोप बनेंगे, बम बनेंगे, गोले बनेंगे, राइफल बनेगी, मिसाइल बनेंगे। आप ये कहेंगे कि क्या और कहीं पर है? मैं कहूंगा है। हमारे उत्तर प्रदेश में जाकर देख लीजिए। आपने देखा होगा महीने भर पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मैंने एक मिसाइल के कारखाने का उद्घाटन किया है। बहनों भाइयों, मिसाइल बनकर तैयार हो गई थी, उसको विदा किया है मैंने। दूसरे देश के लोग हमारी मिसाइल मांग रहे हैं। हम चाहते हैं हथियार, बम, तोप, गोले, मिसाइल हमें दुनिया के दूसरे देशों से लेने की जरूरत न पड़े, बल्कि वह भारत में ही बने और भारतवासियों के हाथों से बने। तो हम लोग यह चाहते हैं यह सब सारी चीजें बने तो बिहार की धरती पर भी बने और हमारे बिहारी नौजवानों के हाथों से बने। और उन्होंने आश्वासन दिया कि अब जितने भी हमारे भारतीय सैनिक जिन तोपों को इस्तेमाल करेंगे, मिसाइलों को करेंगे, वो स्वदेशी होंगी, हमारी होंगी। और उसका श्रेय यानी हमारी सेना के साथ साथ उनको लिए भी जाएगा जो इसको बनाते हैं, तो वो भी हमारे ही लोग होंगे। जैसा कि उन्होंने अपनी घोषणा, बिहार चुनाव चल रहा है वहां पर की है, आप देख सकते हो।
अब मैं बात करूंगा, आप ये दो वीडियो आपको देखना हो, कसम से वीडियो देखना होगा, क्योंकि जनता को जगाना जरूरी, क्योंकि जनता को जाति के नाम पे बांटा जा रहा है, धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है, और नेता अलग अलग ड्रामेबाजी नौटंकी करके और उस सत्ता से हिलते नहीं है। एक बार विधायक, फिर दूसरे बार विधायक, कभी इस पार्टी से कभी उस पार्टी से। बिहार में हमें ये चीजें बहुत अच्छी लगी कि इस बार इनके ऊपर गोबर फेंके गए, पत्थर मांगे गए, इनसे जवाबदेही पूछी गई। पहला आप वीडियो देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी के लग रहा है, उनसे पूछा, श्रीमान जी, हम जब यहां हैं, आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हम पुलिस में जाते हैं कोई शिकायत करने, तो पुलिस बोलती है पहले 2000 रुपए दो, यानी हमारे साथ जुल्म हो रहा है, और हम जाते हैं शिकायत एप्लीकेशन के लिए 2000 रुपए दो। हम आपको कॉल करते तो बोलते हैं कोई बात नहीं दे दो, आप बोलते हो कोई बात नहीं दे दो। हम तहसील में जाएं, ब्लॉक में जाएं, कहीं भी जाएं तो हर आदमी हमसे रिश्वत मांगता है, तो आप बोलते दे दो। फिर आप किस प्रकार के जनप्रतिनिधि, आपने ये भ्रष्टाचार का क्यों फैला के रखा है? अब उनका जवाब देखिए, बोला हमने तो 5 पैसा हमने कभी नहीं लाए हैं, कोई बता दे। लेकिन ये कितने ढीठ लोग हैं, कितने ढीठ लोग हैं। विधायक जी, हमारा एक सवाल है, जैसे हम लोग इंक्वायरी के लिए, पासपोर्ट इंक्वायरी के लिए जाते हैं थाना में, तो वहाँ पे 1500 और 2000 डिमांड करता है। आपके पास हम कॉल कराते चंदन जी से, तो उस वक्त आप भी बोले हुए थे कि हाँ दे दीजिए, दो उससे कम कुछ देकर करा लीजिए। तो हम लोग घूस देकर काम कराएंगे, आपको वोट देंगे? बोलिए। नहीं नहीं, बात में कही नहीं विधायक जी, आज हमारा टाइम है, हमारे पास टाइम है, नहीं तो कल नहीं हमारे पास टाइम है। हमारे पंचायत में सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए ना, नहीं घूसखोरी बंद करे कि विधायक साहब सुना ना हो भैया, सुनिए ना, अभी तक हमने के एक फोन दे दिलो, बाद में नहीं आया। 5 रुपया कोई कहेगा घूस के बाद, तो उस साला का जवाब कर। कह रहे हैं हम लोग घूस, ब्लॉक में जाते किसी काम के लिए वहाँ पे घूस देना है, थाना में जाते हैं वहाँ घूस देना है, क्या कहाँ हम लोग पैसा नहीं मिला है तो नहीं मिला। नहीं, तो इस चीज के लिए सॉल्व कीजिए ना, फिर नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे वोट, नहीं देंगे वोट, नहीं देंगे। ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं तो घूस देकर जब काम कराएंगे तो फिर काहे के लिए आपको वोट जिताने का कोई फायदा है क्या? इसे दो बार तो आपको देख लिया गया। ओ मर्दे, ऐसे थोड़ी है, अपने जगह पे है। कथी के देखिएगा, कौन सी का देखिएगा, कौन सी का देखिएगा, ये लोग का क्या देखिएगा? जब सवाल जवाब हो रहा है तो जवाब दीजिए। बड़ी खुशी होती है कि जनता सामने आंख में आंख डाल करके सवाल पूछ रही है, जवाब देने की हिम्मत नहीं होती, गर्दन नीचे कर रही है। जनता मालिक जब ही होगी जब इस तरीके से सवाल आप पूछना शुरू कर दोगे। आप जाति में बटे रहोगे, इनके पीछे घूमते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला, इनके और भाव बढ़ते रहे। अब दूसरा वीडियो देखिए। अब ये देखिए कि वहां पर एक मोहतरमा पहुंची हैं, क्या नाम है आप देख सकते हो, उनसे कितने शालीनता से पूछा जा रहा है। श्रेयसी सिंह है बीजेपी के। बोला आप पहले 5 साल विधायक थी? बोला हाँ भैया थे, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया था। आशीर्वाद दिया तो अब 5 साल बाद तुम फिर आई, बीच में 5 साल जो वादे किए थे वो कहाँ है? तो नीचे गर्दन कर रहे हैं। बोला आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? विदेश में। आपका इलाज कहाँ होता है? विदेश में। आपका किससे घूम रही हैं? जहाजों से। तो अब जमीन पर उतर के आई तो हम आपसे सवाल पूछते हैं कि पिछले 5 साल आपने क्या किया? हम लोग स्थानीय क्षेत्र के नेता चुनते हैं, हम ऊपर नहीं देखते हैं। जो हमारे बीच आए, हमारे सुख दुख में साथ दे, हमारे समस्याओं को सुने, हम ऐसे नेता के तौर पर चुनते हैं। और इसी प्रकार से इसी तौर पर आपको चुने थे दीदी, लेकिन आप एक बार भी हम लोगों के बीच नहीं आए 5 साल में। नेताओं के बेटे, बड़े बड़े उद्योगपति का बेटा विदेश में पढ़ता है। हमारे बच्चे आज भी सरकारी स्कूल की व्यवस्था देखिए दीदी, आप आज भी देखिए सरकारी स्कूल की व्यवस्था है। आप लोगों का इलाज, नेताओं का इलाज, बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों का इलाज जो है कि लंदन में होता है, पेरिस में, अमेरिका में होता है, लेकिन हम लोग घुट घुट के मर जाते हैं। हमारे आंखों के सामने हमारे माँ को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, बताइए हमारे दिल पर क्या बीतता होगा। आपके माँ का अगर ये ऑक्सीजन नहीं मिलता आपके आंख के सामने और वो मर रही है घुट घुट के, आपके दिल पर कैसा बीतता होगा बताइए। हम लोग भी इंसान हैं क्या मैम? हम लोग भी। यहाँ स्कूल की व्यवस्था नहीं है, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, रोड नहीं है, नाली नहीं, हम परेशान। अब हम आपको किस हिसाब से वोट दें, जरा आप ही बता दीजिए। तो जरा इनका चेहरे को देखिए, कितना अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, क्योंकि हमारे लोगों को बहुत ज्यादा इन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया तो हमारे लोगों ने पहुंचाया। मैं आपसे फिर बात कह रहा हूं। और ऐसे ही जो पढ़े लिखे का ढोंग करते हैं, नेतागिरी का ढोंग करते हैं, समाज सेवी का ढोंग करते हैं, जहां तक साधु महात्मा बनने का भी ढोंग करते हैं। ढोंग की बात कर रहा हूं मैं, असली संत की बात कर रहा हूं। ढोंग ने इस हमारी भोली वाली जनता को बिल्कुल बहला फुसला करके तबाह कर डाला है। तो आपकी क्या है प्रतिक्रिया, जरूर दें। धन्यवाद।